नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका वीकली करंट अफेयर्स, साप्ताहिक समसामयिकी। और डिस्कस हो रहा था आपका 2 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक का करंट अफेयर्स। और ये भाग आपका होगा भाग 2। तो स्टार्ट करते हैं कुछ अलग, और जो आगे की न्यूज़ थी उनके बारे में खबरें थी जो। तो पहली न्यूज़ लिखी हुई है कि हवाई द्वीप के जंगलों में लगी भीषण आग। तो लिखा हुआ हवाई द्वीप पर सूखे की वजह से भीषण आग की घटना देखी गई है। इस घटना से हवाई के 40,000 एकड़ से अधिक का भूभाग आग के चपेट में आ गया है। यह इस द्वीप पर अब तक की सबसे बड़ी आग की घटना है। इस घटना के बाद हजारों लोगों की मजबूरीवश अपने घरों को खाली करना पड़ा है। पुकापू हवाईयन होमस्टेड, वाइची रेंज और वाइकोलोआ समुदाय के लोगों को भी अपने घरों को छोड़ना पड़ा। अब ये देख लीजिए, ये कुछ ट्राइब्स हैं यहाँ की जो आपने थोड़ा दिमाग में रखनी है, ठीक है ना। ये पूछी जा सकती है पेपर में। अच्छा, बता दें कि हवाई में लगी आग अमेरिका के पश्चिमी इलाके में लगने वाली कई आग की घटनाओं से विपरीत है। हालांकि हवाई द्वीप की जलवायु आर्द्र और उष्णकटिबंधीय प्रकार की है, जिस वजह से यहाँ आग जैसी घटनाओं का खतरा नहीं है। एक्चुअल में इक्वेटर में आपका, इक्वेटर के आसपास आपको नहीं, इक्वेटर के आसपास पड़ता है। हाँ, लगभग इक्वेटर के आसपास ही आपका ये क्या करता है, आपका फॉल करता है। तो यहाँ पर जो होती है थोड़ा ह्यूमिड कंडीशन आपको देखने मिलती है और थोड़ा सा गर्मी वाली जगह यहाँ पर देखने मिलती है। अच्छा, अगले का लेकिन यूएस डॉट मॉनिटर के मुताबिक बीते कुछ सालों में इस द्वीप पर ओवरऑल रेनफॉल में गिरावट देखी गई है। हवाई जो द्वीप है वो आप याद रखिए यूएसए का है। इस वजह से हाल के वर्षों में हवाई के कुछ हिस्सों में सूखे की स्थिति सबसे गंभीर स्तर पर पहुंच गई है। इन सब का कारण जलवायु परिवर्तन की वजह से मौसम के पैटर्न में आए बदलाव को बताया जा रहा है। बता दें कि हवाई द्वीप को बिग आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। 16,638 वर्ग किलोमीटर की भूमि भाग में फैला यह द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पश्चिम में प्रशांत महासागर पर अवस्थित है। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है, यह दुनिया के सबसे बड़े द्वीपीय श्रृंखला है। इसमें 137 ज्वालामुखी द्वीप शामिल है। यह अमेरिका का एकमात्र ऐसा राज्य है जो पूरी तरह से द्वीपों से बना है। हवाई, माउ, मोलोकाई, लनाई, ओहू, काई और निहाऊ इसके कुछ प्रमुख द्वीप है। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे आप तो लगभग हाँ, एक ये देख लीजिए, ये आपकी मुझे मुझे लग रहा है 20 डिग्री नॉर्थ है ना, थोड़ा सा ऊपर है। हाँ, ये 20 डिग्री नॉर्थ है ना। हाँ, यहाँ नीचे से आपका, यहाँ नीचे से आपका क्या चल जाता है, यहाँ से जाती है आई थिंक, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए जाती है आपकी इक्वेटर, यहाँ से। हाँ, इक्वेटर है। तो इक्वेटर के आसपास ये लगभग, यानी कि जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और इक्वेटर है उसके बीच में ये कहीं पे है। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना आप। अच्छा, हवाई में आपने देखा होगा पर्ल हार्बर इंसिडेंट आपने सुना होगा, आई थिंक 1942 के आसपास हुआ था, जब जापान के कुछ जो आपके कहते एयरक्राफ्ट थे उन्होंने बॉम्बिंग कर दी थी हवाई द्वीप के पर्ल हार्बर, बोल सकते हैं आपके पोर्ट पे। और फिर ऑफिशियली एंट्री हुई थी यूएसए की सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और उसके बाद उसने क्या गिरा दिए थे आप जानते हैं, 1945 में 2 न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिए थे हिरोशिमा और नागासाकी पे। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पर है और ट्रॉपिक ये आपका 0 डिग्री है। तो इनके बीच में आपका हवाई जो आपका आइलैंड है वो पड़ता है, फॉल करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत छोटा सा है। और अगर देखेंगे इसका मैप देखेंगे तो इस तरीके के कुछ आपको, जैसे ओहाऊ, काउई और निहाऊ, जो जैसा वो बता रहा था हवाई, इसके अलावा लनाई, मोलोकाई, माउई, ये कुछ आपके आइलैंड्स हैं जो कनेक्टेड करते हैं इसको। अच्छा, अगर एक चीज़ और पूछी जा सकती है, इसकी कैपिटल है होनोलुलु, आई थिंक सो। जो बिग, अच्छा, हवाई को बिग आइलैंड भी बोला जाता है। और कैपिटल, रुक जाइए, कैपिटल यहाँ पे लिखी होगी कैपिटल, होनोलुलु ही है इसकी कैपिटल जहाँ तक मुझे याद है। चलिए आगे चलते हैं, अगर गलत होगा तो मैं कमेंट बॉक्स पे लिख दूंगा। अच्छा, फिर है 66A, ये धारा है आपकी 66A और इस पर सरकार के रुख के बारे में बताया गया। तो लिखा है आईटी एक्ट की धारा 66A पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है। केंद्र ने कहा है कि इस मामले में केंद्र और राज्यों की बराबर जिम्मेदारी है कि लोगों पर इस धारा के तहत गलत मामले दर्ज न हो। यानी सरकारें यहाँ सुनिश्चित करें कि लोगों की बोलने की आज़ादी पर रोक टोक न हो और वे सोशल मीडिया पर खुद को आज़ादी से व्यक्त कर सकें। गौरतलब है कि कोर्ट ने हाल ही में धारा 66A पर केंद्र से जवाब तलब किया है। नोटिस में सरकार से यह पूछा गया है कि कई साल पहले इस धारा को अमान्य घोषित करने के बाद भी यह लागू कैसे है। बता दें कि श्रेया सिंगल मामले में इस धारा को बोलने की आज़ादी के खिलाफ बताते हुए रद्द किया गया था। दरअसल धारा 66A पुलिस को यह तय करने की शक्ति देती है कि कोई वाक्य ऑफेंसिव है या नहीं। धारा 66A कंप्यूटर, मोबाइल जैसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से भेजे गए संदेशों पर लागू होती है। नेक्स्ट न्यूज आती है, सामान्य बीमा कानून में संशोधन को लोकसभा से हरी झंडी मिली है। तो लिखा, हाल ही में सामान्य बीमा कानून में संशोधन करने के लिए लोकसभा से विधेयक पारित किया गया है। इस विधेयक का नाम है जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2021। ये आप याद कर लेंगे, ये पूछा जा सकता है पेपर में। नेक्स्ट लिखा हुआ, बीते शुक्रवार यानी 30 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया। वित्त मंत्री ने 2021-22 के अपने बजट में एक बड़े निजीकरण एजेंडे की घोषणा की।
जिसमें 2 प्राइवेट सेक्टर के बैंक और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी शामिल है। इस विधेयक का लक्ष्य भारतीय बाजारों में पूंजी को जुटाना है। यह विधेयक इस मकसद से लाया गया है ताकि सरकार को सरकारी बीमा कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी कम करने की अनुमति मिल सके। इंश्योरेंस से जुड़ा नया बिल इस नियम को दूर करने का प्रयास करता है कि केंद्र सरकार को किसी इंश्योरेंस कंपनी में इक्विटी पूंजी का 51% से कम नहीं रखना चाहिए। इस संशोधन के जरिए पॉलिसी होल्डर के हितों की रक्षा करने का भी प्रयास किया गया है। सरकारी बीमा कंपनियों में प्राइवेट कंपनियों की हिस्सेदारी बढ़ सके, इसके लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। गौरतलब है कि बीमा क्षेत्र में सरकारी और प्राइवेट कंपनियों की हिस्सेदारी बढ़ने से अर्थव्यवस्था को भी गति मिलती है। नेक्स्ट न्यूज आती है कि वाइस प्रेसिडेंट पेज ट्रिब्यूट टू द पिंगली वेंकैया ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। आप जानते हैं कि आपके एम वेंकैया नायडू आपके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो पिंगली वेंकैया के बारे में जानते हैं, जिन्होंने हमारा क्या बनाया था, आपका हमारा राष्ट्रीय ध्वज बनाया था, उसका जो क्या था डिज़ाइन था उसे तैयार किया था। तो आज भारतीय ध्वज के डिज़ाइनर और एक महान स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया को की जयंती है। उनका जन्म 2 अगस्त मतलब ये 2 अगस्त की न्यूज़ है 1876 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में हुआ था। उन्हें जापान वेंकैया, पट्टी कपास वेंकैया और झंडा वेंकैया जैसे दिलचस्प उपाधियां उन्हें दी थी। वह गांधीवादी सिद्धांतों पर दृढ़ विश्वास रखते थे। 1918 और 1921 के बीच में वेंकैया ने कांग्रेस के हर अधिवेशन में अपना झंडा होने का मुद्दा उठाया था। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय ध्वज की आवश्यकताओं को स्वीकार करते हुए वेंकैया जी को 1921 में राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में एक नए सिरे से झंडा डिजाइन करने के लिए कहा था। याद रखना है 1921 में। प्रारंभ में उन्होंने झंडे में केसरिया और हरे रंग का उपयोग किया था। बाद में केंद्र में सफेद रंग के साथ चरखा जोड़ दिया गया था। 2009 में उनकी स्मृति में एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। याद रखना, जैसे अब भारत स्वतंत्र होता है तो चरखे की जगह फिर अशोक चक्र को वहां पर ला दिया जाता है। नेक्स्ट न्यूज आती है कि हल्दीबाड़ी चीलाहाटी रेल मार्ग शुरू किया गया। तो लिखा हुआ है कि भारत और बांग्लादेश ने हल्दीबाड़ी चीलाहाटी रेल मार्ग के माध्यम से मालगाड़ियों का नियमित रूप से संचालन शुरू किया है। भारतीय रेलवे ने पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के दमदम स्टेशन से पहली मालगाड़ी को बांग्लादेश के लिए रवाना किया है। 1947 में विभाजन के बाद भारत और तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान 1965 तक आप जानते हैं के बीच 7 रेल लिंक चालू किए गए थे। 1965 तक तो नहीं बोलेंगे, पर 1971 तक ये आपका था, जब भारत और पाकिस्तान वॉर लगती है और पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश में कन्वर्ट हो जाता है। वर्तमान में भारत और बांग्लादेश के बीच 4 परिचालन रेल लिंक है। इससे दोनों देशों के मध्य व्यावसायिक जुड़ाव की एक और शुरुआत मानी जा रही है। हल्दीबाड़ी चीलाहाटी रेल लिंक का उद्घाटन दिसंबर 2020 में पीएम मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के बीच एक आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान किया गया था। भारत और बांग्लादेश दोनों का लक्ष्य 1965 से पहले के सभी रेल संपर्कों को फिर से शुरू करना है। अब दोनों देश करीमगंज, महिसासन भारत, शहबाजपुर बांग्लादेश रेल लिंक और त्रिपुरा और बांग्लादेश को जोड़ने वाली अगरतला अखोरा बांग्लादेश रेल लिंक पर काम कर रहे हैं। इंडिया सेट टू टेक द ओवर अ प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द मंथ ऑफ द अगस्त। तो लिखा भारत ने संभाली यूएनएससी की अध्यक्षता। तो लिखा भारत ने 1 अगस्त से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली। अब याद रखिए कि भारत क्या है कि 1 साल के लिए अभी 2 साल के लिए, क्योंकि जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जिसमें आपके 10 देख लीजिए कि 5 तो आपके परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 आपके नॉन परमानेंट मेंबर चुने जाते हैं। हर 2 साल पे ये आपके चेंज होते हैं। भारत इसी साल चुना गया और भारत 2022 के अंत तक आपका इसका मेंबर रहेगा। और एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये जो 10 मेंबर होते हैं, ये क्या होता है कि इन 2 साल के अंदर 2 बार, ठीक है ना, किसी भी महीने, हर महीने क्या होते हैं, इनको प्रिसाइड किया जाता है, ये प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो भारत एक तो अगस्त में आपका प्रेसिडेंट बना, हर 1 महीने बनता है, ठीक है ना, साल का नहीं होता यहाँ पे। फिर ये तो आपके परमानेंट मेंबर हैं, इनका कोई यहाँ पर लेना देना नहीं होता इस चीज़ से। और भारत अगर जो बनेगा, आई थिंक वो 2022 अक्टूबर के आसपास फिर से यानी कि प्रिसाइड कर सकता है। तो लिखा इस माह के दौरान भारत समुद्री सुरक्षा, शांति स्थापना और आतंकवाद विरोधी 3 प्रमुख क्षेत्रों में सिग्नेचर इवेंट की मेजबानी करेगा। टीएस त्रिमूर्ति ये संयुक्त राष्ट्र में हमारे स्थायी प्रतिनिधि हैं, मतलब आपके क्या है, ऑफिशियल ये बोल सकते हैं, आपके रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया है। उन्होंने कहा जब भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, उसी महीने सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करना भारत के लिए सम्मान की बात है। भारत का प्रेसिडेंसी के पद का पहला कार्य दिवस 2 अगस्त यानी आज से शुरू हो गया। सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का 2 साल का कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से शुरू हुआ था। तो मैंने बताया था लगभग 2022 लास्ट तक रहेगा। अगस्त माह की अध्यक्षता सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपने 2021-22 कार्यकाल के दौरान भारत की पहली अध्यक्षता होगी। त्रिमूर्ति ने कहा कि भारत के लिए समुद्री सुरक्षा पहली प्राथमिकता होगी। बता दें कि भारत, नॉर्वे, आयरलैंड, मैक्सिको और केनिया को 1 जनवरी 2021 से शुरू होने वाले 2 साल के कार्यकाल के लिए यूएनएससी के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। यह 8वीं बार है जब भारत को अध्यक्षता के लिए चुना जा रहा है। इससे पहले अंतिम बार वर्ष 2011-12 में भारत ने अध्यक्षता की थी। अच्छा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको 6 ऑफिशियल लैंग्वेज देखने को मिलती है। यहाँ पर जो एक मिसिंग है वो आपकी इंग्लिश है, ठीक है ना। उसके अलावा अरेबिक, चाइनीज़, मैंडरिन भी बोला जाता है, जैसे फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश इसमें जोड़ी जाती हैं।
यूएनएससी की जो फॉर्मेशन हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, ये आपने याद रखना है। और उसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा। टोटल मिला के जो मेंबर होते हैं वो 15 होते हैं, जिसमें से परमानेंट आपका चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स है। और नॉन परमानेंट में आपके एस्टोनिया, इंडिया, आयरलैंड, केनिया, मैक्सिको, नाइजर, नॉर्वे, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडाइंस, ट्यूनीशिया और वियतनाम आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा, पीएम मोदी टू लॉन्च द ई रूपी डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ऑन द अगस्त 2, तो कैशलेस और कॉन्टैक्ट इंस्ट्रूमेंट ई रूपी होगा लॉन्च। तो लिखा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज डिजिटल भुगतान के लिए एक कैशलेस और संपर्क रहित इंस्ट्रूमेंट RUPI ई रूपी लॉन्च करेंगे। ई रूपी एक व्यक्ति और पर्पस स्पेसिफिक डिजिटल भुगतान समाधान है। यह एक QR कोड और SMS स्ट्रिंग आधारित ई वाउचर है जो लाभार्थियों के मोबाइल पर दिया जाएगा। ई रूपी को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जो UPCI है आपका, क्या आपका यूनियन, हाँ रुक जाओ, इसका जो आपका आता है नहीं रुक जाओ, इंडियन नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है ठीक है ठीक है, INPC पेमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, ने अपने UPI प्लेटफॉर्म पर वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से विकसित किया है। इस निर्बाध एक मुफ्त भुगतान तंत्र के उपयोगकर्ता सेवा प्रदाता पर कार्ड, डिजिटल भुगतान ऐप या इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस के बिना वाउचर को बनाने में सक्षम होंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए कि सरकार और लाभार्थी के बीच लाभ अपने इच्छित लाभार्थियों तक लिमिटेड हस्तक्षेप के साथ लक्षित और लीक प्रूफ तरीके से पहुंचे। RUPI सेवाओं के प्रायोजकों को लाभार्थियों और सेवा प्रदाताओं के साथ बिना किसी फिजिकल इंटरफेस के डिजिटल तरीके से जोड़ता है। कल्याणकारी सेवाओं की लीक प्रूफ डिलीवरी सुनिश्चित करने की दिशा में यह एक क्रांतिकारी पहल है। आपको बता दें कि निजी क्षेत्र भी अपने कर्मचारी कल्याण और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में इन डिजिटल वाउचर का लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आती है। अच्छा, एक चीज़ है, जैसे इसमें क्या होगा कि थोड़ा सा इसमें जैसे बोलते हैं ना आपका कि रिश्वतखोरी ये कम होगी, कि इसमें एक आपका QR कोड जनरेट होगा। और मान लीजिए जैसे एक QR कोड आपके किसके लिए, जैसे मान लीजिए इसमें आपका जैसे मान लीजिए इस मास्क आपका क्या होना है, डिस्ट्रीब्यूशन होना है। मास्क के लिए आपके क्या होगा कि मास्क डिस्ट्रीब्यूशन होना, मास्क के लिए मान लो कि 50 रुपये का मास्क आपके लिए डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो एक QR कोड जनरेट होगा, तो उस QR कोड आपके फ़ोन पे आएगा। और ये QR कोड आप क्या कर सकते हैं, जो शॉप है, किसी शॉप में जो आपका क्या होगा, आपका बोल सकते हैं उस सिस्टम के साथ अपलोडेड होगा। तो वहाँ जाकर आप क्या कर सकते हैं, इस QR कोड को दिखा के वो आपको मास्क ही देगा। मतलब इस QR कोड के थ्रू आप कोई दूसरी चीज़ नहीं खरीद सकते हैं, और आपके अलावा कोई दूसरा भी इसे नहीं खरीद सकता। ये केवल आपके फ़ोन पे ही होगा, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। नेक्स्ट लिखा हुआ है इसरो टू लॉन्च द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ऑन द अगस्त 12। तो लिखा हुआ है इसरो लॉन्च करेगा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS। EOS का मतलब तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ये नंबर 3 है। तो लिखा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 12 अगस्त को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च करने जा रहा है। यह उपग्रह EOS-03 GSLV F10 की 14वीं उड़ान में ले जाया जाएगा, जो उपग्रह को भू तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित करेगा, जियोसिंक्रोनसी से बोला जाता है। इसरो ने कहा है कि यह उपग्रह अपनी ऑन बोर्ड प्रणोदन प्रणाली का उपयोग करके अंतिम भूस्थिर कक्षा में पहुंच जाएगा। GSLV की इस उड़ान में पहली बार 4 मीटर व्यास की ऑगिव आकार का पेलोड फेयरिंग उड़ाया जाएगा। यह अत्याधुनिक उपग्रह प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ और चक्रवात, जल निकायों की निगरानी, फसलों वनस्पति की स्थिति, वन आवरण परिवर्तन आदि की वास्तविक समय की निगरानी में सक्षम होगा। EOS-03 पूरे देश की प्रतिदिन 4 से 5 बार इमेजिंग करने में सक्षम होगा। कोविड-19 प्रतिबंधों के चलते यह 2021 में इसरो के लिए केवल दूसरा प्रक्षेपण है। इससे पूर्व इस साल फरवरी में अंतरिक्ष एजेंसी ने PSLV जिसे बोलते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-51, अरे यार ये पूछा गया था क्वेश्चन आपका, ये फॉरेस्टर के पेपर में पूछा गया था, इनसेट जो आपका है ये किस तरीके की ये आपकी किस तरीके की सैटेलाइट थी। तो ये आपने याद रखना, ये GSLV थी आपकी, जियो सिंक्रोनस थी या जियो सैटेलाइट आप याद कर सकते हैं। C-51 के साथ 18 अन्य उपग्रहों और ब्राज़ील के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह एमेजोनिया फर्स्ट का प्रक्षेपण किया गया था। ये कई बार पूछा गया, ये एमेजोनिया फर्स्ट किसका है, तो ये ब्राज़ील का है। अच्छा, नेक्स्ट लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके फाउंडर थे विक्रम साराभाई, जिन्हें बोला जाता है फाउंडिंग फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम। फाउंडेड हुआ था 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में देखने को मिलेगा। डायरेक्टर इसके कैलाश वडिवू या जिन्हें बोला जाता है K सिवान, और सब्सिडायरी इसकी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर आपको देखने को मिल जाएगी तूतुकुड़ी साइड से, केरल में। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया गेट द फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर इन द 100 ईयर्स तो मीट द धृति बनर्जी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पिछले 100 साल के अपने
बोल सकते हैं इतिहास में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पहली फीमेल डायरेक्टर मिल चुकी है, जिनका नाम है धृति बनर्जी। जेडएसआई बोला जाता है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। तो लिखा धृति बनर्जी को 105 साल पुराने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है धृति बनर्जी, आपने नाम याद रखना है इनका। डॉक्टर बनर्जी ने अपने करियर में टैक्सोनॉमी, मॉर्फोलॉजी, मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक्स जैसे विषयों पर शोध किया है। वह 2012 से ही जेडएसआई के डिजिटल सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट की कोऑर्डिनेटर है। इससे पूर्व में जेडएसआई ने 2016 में अपने शताब्दी समारोह के अवसर पर 100 महिला वैज्ञानिकों के योगदान को प्रमाणीकृत किया था। अपनी नियुक्ति के अवसर पर उन्होंने कहा है कि जेडएसआई की 100 साल की विरासत उन्हें जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में संगठन को अगले चरण में ले जाने में मदद करेगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जेडएसआई की महिला वैज्ञानिक हिमालय और गहरे समुद्र के जीवों की विविधता की जांच करने के लिए नियमित सर्वेक्षण कर रही हैं और इस सर्वेक्षण में लगभग 60% नई प्रजातियों की खोज महिला वैज्ञानिकों द्वारा की गई है। जेडएसआई की स्थापना याद रखिए आप लोग 1916 में की गई थी और 2016 में इसने अपने शताब्दी वर्ष पूरा किया था। इसका मुख्यालय अगर आप देखेंगे तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो आपको कोलकाता में देखने को मिलेगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत वर्तमान में इसके लगभग 16 क्षेत्रीय केंद्र आपको देखने को मिलेंगे। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मैंने बता दिया 1 जुलाई 1916 को बना था, कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। कैलाश चंद्र इसके डायरेक्टर हट गए हैं, अब कौन है, अब ये हो गई धृति बैनर्जी, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज के अंदर ये आता है आपका। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में बदलाव हुए हैं और इसका नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया गया। तो लिखा हुआ राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। इस पुरस्कार का देश का सर्वोच्च खेल सम्मान माना जाता है। याद रखना कि भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है, तो आपका कौन सा है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, पर अब इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया गया। स्टार्ट हुआ था आपका 1991 टू 1992 के आसपास। ऐसे पहले पुरस्कार में शतरंज के महान खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद को सम्मानित किया। याद रखना कि जो पहले आपके अवार्डी थे, रेसिपेंट थे, वो आपके कौन थे, विश्वनाथ आनंद थे। अन्य प्रमुख खिलाड़ी जो इस पुरस्कार से सम्मानित है उसमें शामिल है सचिन तेंदुलकर, लिएंडर पेस, धनराज पिल्ले, पुलेला गोपीचंद, अभिनव बिंद्रा, अंजू बॉबी जॉर्ज, मैरी कॉम और वर्ष 2020 में रानी रामपाल जो आपकी फीमेल हॉकी टीम की कैप्टन है। इस पुरस्कार के साथ 25 लाख नकद प्रदान किए जाते हैं। ध्यानचंद के नाम से ही एक और पुरस्कार है जो खिलाड़ियों को उनकी जीवन पर्यंत उपलब्धियों के लिए दिया था। मतलब आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उनके नाम से दिया जाता था पहले से भी। तो अब याद रखना कि खेल रत्न पुरस्कार उनके नाम से दिया जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखा हुआ नई दिल्ली स्थित एक नेशनल स्टेडियम का नाम वर्ष 2002 में बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया गया था। हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जो विजार्ड के नाम से भी मशहूर है, विजार्ड मतलब होता है लेजेंडरी प्लेयर। इन्होंने, मैंने बताया था आपको 1928 में जब पहली बार हॉकी खेलने गया था इंडिया अपना ओलंपिक्स में, तो 1928 हो गया आपका, 1932 और 1936 ये 3 ओलंपिक में आपको गोल्ड मेडल दिलाया किसने, ध्यानचंद ने। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी कैरियर की बात करें तो लगभग 400 से अधिक इन्होंने गोल किए। अच्छा, हिरोशिमा डे 2021, तो 76 वर्ष पूरे हो गए। तो लिखा दुनिया भर में हर साल 6 अगस्त को हिरोशिमा, और आप जानते हैं 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को आपका नागासाकी में क्या गिरा था, परमाणु बम गिराया गया था। इसमें आपका यूरेनियम इस्तेमाल हुआ था 235 और उसमें आपका प्लूटोनियम यूज़ हुआ था 239। तो यह दिन द्वितीय विश्व युद्ध, और इसका नाम था आपका लिटिल बॉय, उसका नाम था फैटमैन। अच्छा, यह दिन द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा पर एक विनाशकारी परमाणु बम हमले की वर्षगांठ का प्रतीक है। हिरोशिमा परमाणु बम हमले का शिकार होने वाला पहला शहर था। 1945 में इसी तारीख को संयुक्त राज्य अमेरिका ने हिरोशिमा शहर में अपना पहला परमाणु बम गिराया था। इस हमले में बड़े पैमाने पर विनाश किया और हिरोशिमा की लगभग 39% आबादी की मौत की नींद सुला दिया था। 39%। द मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत अमेरिका ने 2 परमाणु बम बनाए थे, याद रखना आप, ठीक है ना। कौन सा प्रोजेक्ट था आपका, मैनहट्टन प्रोजेक्ट था। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा शहर में द लिटिल बॉय नामक पहला बम गिराया गया था। दूसरा जो था द फैटमैन, और वो 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में गिराया गया था। जापान में शांति की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। इस दिन लोग हिरोशिमा शांति स्मारक संग्रहालय भी जाते हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा पर परमाणु बमबारी का आधिकारिक दस्तावेज है। यह दिन यादों के दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और इस दिन कई देशों में युद्ध विरोधी और परमाणु विरोधी प्रदर्शन और जुलूसों का आयोजन किया जाता है। यह दुनिया को याद दिलाता है कि सभी युद्ध भयानक होते हैं और परमाणु युद्ध इससे भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। यह दिवस ये भी याद दिलाता है कि 21वीं सदी में भू राजनीतिक सिद्धांतों पर मार्ग निर्देशन करते समय सभी देशों को कूटनीतिक साधनों को एक ही मात्र विकल्प बनाना चाहिए। अच्छा, अगर मैं जापान की बात करूँ तो जापान में मेनली आपके जैसे कुछ आइलैंड्स आ, जैसे होकाइडो आ गया, होन्शू आ गया, शिकोकू आ गया और क्यूशू आ गया, ये मेन है। ऊपर की तरफ क्यूरिल आइलैंड आ जाता है, सी ऑफ ओखोटस्क मैंने बताया था, और ये आपने थोड़ा दिमाग में रखना है, ये पे आपको क्यूरिल आइलैंड वगैरह देखने को मिलता है।
अच्छा, कई बार पूछा जाता है कि जो जापान की कैपिटल टोक्यो वो किस आइलैंड पे, तो ये आपने याद रखना है, ये होन्शु आइलैंड पे, जो सबसे बड़ा आइलैंड है आपका होन्शु। अच्छा, और अभी जानते हैं आप टोक्यो, टोक्यो में क्या हो रहे थे आपके अभी ओलंपिक चल रहे थे, खत्म हो गए 8 तारीख। ये आपने याद रखना है। नीचे की तरफ आपको फिलीपींस सी, इस तरफ ईस्ट चाइना सी, ऊपर इधर ईस्ट सी ऑफ जापान, जैसे ईस्ट सी भी बोला जाता है, ये आपको देखने को मिलेगा। कैपिटल की बात करें टोक्यो है, नेशनल लैंग्वेज जापानीज़ है, और जो गवर्नमेंट फॉर्म है यहाँ पे यूनिटरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। एम्परर जो अभी है वो नारुहितो है, और प्राइम मिनिस्टर जो अभी है योशिहिदे सुगा है, ये आपने याद रखना। और यहाँ पे लेजिस्लेटर है, तो यहाँ की जो आपकी क्या है लोअर हाउस है उसे डाइट बोला जाता है, अपर हाउस को हाउस ऑफ काउंसिलर बोला जाता है, लोअर हाउस को आपका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है, पार्लियामेंट डाइट के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट आता है लद्दाख में खुलेगा सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो लिखा मोदी गवर्नमेंट मूव्स द लोकसभा फ्रॉम सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन द लद्दाख, तो लिखा लद्दाख में सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। इस विश्वविद्यालय को स्थापित करने की घोषणा वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में की गई थी। किसी नदी के नाम पर यह भारत का पहला विश्वविद्यालय होगा। इस विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र लेह से कारगिल और गिलगित बाल्टिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्रों तक फैला हुआ है। विश्वविद्यालय का निर्माण लेह और कारगिल के बीच स्थित गांव खलत्सी में लगभग 110 एकड़ भूमि पर किया गया। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के निर्माण की दूसरी वर्षगांठ पर सरकार ने लोकसभा में केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में एक संशोधन किया था। ये क्या था कि 2009 में क्या हुआ था कि जो हमारी खुद की जो यूनिवर्सिटी थी यहाँ पे हेमंती नंदन बोहगड़ा यूनिवर्सिटी, गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, तो ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपके उस समय घोषित हुई थी। ये मैंने खुद बजट सुना था, उस समय पी चिदम्बरम आपके मिनिस्टर होते थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जिसका लक्ष्य सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय के माध्यम से लद्दाख क्षेत्र में उच्च शिक्षा और बौद्धिक विकास को बढ़ावा देना है। 750 करोड़ की लागत से बन रहे इस विश्वविद्यालय को 22 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत किया गया। यह विश्वविद्यालय देश के भावनात्मक एकीकरण में मदद करेगा और साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को देश के दूर दराज क्षेत्र तक ले जाएगा। यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लोगों को यह भी समझाने में मदद करेगा कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है, खासकर ऐसे समय में जब चीन हमारी सीमाओं पर छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट न्यूज आती है ट्राइफेड टू सेलिब्रेट द 34th फाउंडेशन डे टुडे। तो इसको कितने साल हो गए भाई, 34वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है ट्राइफेड का। तो लिखा हुआ भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ ट्राइफेड आज अपना 34वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1987 को बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 1984 के तहत की गई थी। यह एक राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्था है जो जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आती है। इसकी स्थापना जनजातीय उत्पादों, हस्तशिल्प और गैर इमारती लकड़ी वन उत्पाद आदि के लिए विपणन सहायता, जो मार्केटिंग असिस्टेंस होता है, के जरिए जनजातीय विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। ट्राइफेड दुनिया भर में लगभग 100 भारतीय मिशनों दूतावासों में एक आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर स्थापित करने की योजना पर काम कर रहा है। इसके लिए विदेश मंत्रालय से सहयोग देगा। इस कॉर्नर में प्राकृतिक और जैविक उत्पादों के साथ साथ जीआई टैग वाले आदिवासी कला और शिल्प उत्पादों के लिए विशेष स्थान होगा। अच्छा, अभी कौन है आपके, तो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है आपके? अर्जुन मुंडा है, ये आपने याद रखना है कौन है, अर्जुन मुंडा, ये नाम याद रखना। और अभी जो इसके आपके चेयरमैन है ट्राइफेड के, वो भी कौन है? अर्जुन मुंडा ही है। ये आपके झारखंड से आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आता है कि तमिलनाडु का कपालीश्वर मंदिर अभी चर्चा में रहा है। तो लिखा हुआ है कि तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में कपालीश्वर मंदिर में तमिल अर्चना योजना की शुरुआत की है। कपालीश्वर मंदिर चेन्नई तमिलनाडु के मयलापुर में स्थित है। इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन जो अभी हैं आपके मुख्यमंत्री आपके तमिलनाडु के, और ये आते हैं आपके किसी डीएमके से आते हैं, ठीक है ना, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी से आते हैं, की सलाह पर की गई, जिसे शुरू में तमिलनाडु के 47 प्रमुख मंदिरों में लागू किया जाएगा। सरकार के मुताबिक तमिलनाडु में मौजूद संस्कृत में मंत्रोच्चारण की वर्तमान प्रणाली को बाधित नहीं किया जाएगा। कपालीश्वर मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व पल्लवों द्वारा किया गया था। जो आपके पल्लव शासक थे तो उनके द्वारा ये किया गया था, जो आपके साउथ की तरफ थे, जिसमें आपके कुछ मेन आ जाते हैं, नरसिंह देव वर्मन आ जाते हैं, ठीक है ना, तो द्वितीय आ जाते हैं। तो ये कुछ शासक थे आपके पल्लवों के। नरसिंह देव वर्मन का, नरसिंह देव का जो नाम आता है, फर्स्ट का जो नाम आता है वो आता है कि पुलकेशिन द्वितीय को उन्होंने हराया था। पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया था कि जो आपका साउथ इन्वेजन था, या बोल सकते हैं आपका दक्षिण भारत विजय अभियान को लेकर चल रहा था कि दक्षिण भारत को जीतेगा कौन, हर्षवर्धन, उसको रोक दिया था। तो पल्लवों द्वारा बनवाए गए इस मंदिर को पुर्तगालियों ने नष्ट कर दिया था और वर्तमान मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में विजयनगर राजाओं द्वारा किया गया था। कपालीश्वर मंदिर द्रविड़ शैली में बनाया गया। याद रखिए, मेनली जो आपके साउथ के मंदिर होते हैं वो द्रविड़ शैली में होते हैं, और जो आपके नॉर्थ के होते हैं वो नागर शैली में होते हैं। और इन दोनों को जो कंबाइंड फॉर्म देखने को मिलती है वो बेसर में देखने को मिलती है, जिसमें एक विशाल गोपुरम का निर्माण किया गया है। अच्छा, कपालीश्वर मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर में भगवान शिव की पत्नी देवी पार्वती की भी पूजा की जाती है, जिन्हें तमिल में
कर पांगबल कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आता है नीरज चोपड़ा ने भारत को दिलाया स्वर्ण पदक। तो क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है नीरज चोपड़ा से। तो लिखा नीरज चोपड़ा ने भारत को टोक्यो ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने जेवलिन थ्रो भाला फेंक प्रतियोगिता में 87.58 मीटर थ्रो के साथ यह गोल्ड मेडल जीता। इसी के साथ भारत का एथलेटिक्स में मेडल जीतने का 121 साल का इंतजार भी क्या हो गया, खत्म हो गया। इससे अच्छा एक चीज़ याद बता दूं आपको कि इंडिविजुअल जो कैटेगरी है वहाँ पे जो पहले लाए थे वो लाए थे आपके अभिनव बिंद्रा। 2008 का जो आपका बीजिंग ओलंपिक था उसमें ला गए थे, पर ये बोला जा रहा है एथलेटिक्स में, वो लाए थे शूटिंग में। तो एथलेटिक्स में जब से भारत ने कम्पीट करना स्टार्ट किया तब से पहली बार आपका गोल्ड आया 121 ईयर्स में। वैसा अगर बोला जाएगा तो सबसे पहला जो गोल्ड आया था 1928 में आ गया था आपका, वो आ गया था किसमें, हॉकी में। ये मैं बता चुका हूँ आपको। नेक्स्ट लिखा वह ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड जीतने वाले शूटर अभिनव बिंद्रा के बाद दूसरे व्यक्ति बन गए। अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक 2008 के 10 मीटर राइफल शूटिंग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। आज ही बजरंग पुनिया ने भी फ्री स्टाइल रेसलिंग जो 65 केजी में, याद रखना बजरंग पुनिया 65 केजी में खेलते हैं, ये आपने याद रखना है, और उन्होंने भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। पुनिया ने अपने इस मैच में कजाकिस्तान के दौलत नियाज बेकोव को 8-0 से हराया। टोक्यो ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भारत ने अब तक 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज समेत कुल 7 मेडल जीते हैं। इसके साथ ही भारत ने अपने लंदन ओलंपिक 2012 के बेस्ट प्रदर्शन 6 मेडल को पीछे छोड़ दिया है। अगर ओलंपिक गेम्स टोक्यो 2020 की बात करूं जो आपका 8 अगस्त तक था, तो इसमें पहले नंबर पे आपका यूनाइटेड स्टेट्स आ गया, बहुत ही कम मार्जिन से। याद रखना कि जो आपकी मेडल टैली होती है वो आपके गोल्ड के हिसाब से देखी जाती है, ना कि टोटल मेडल काउंट्स के हिसाब से देखी जाती है। ये थोड़ा दिमाग में रखना। अगर मान लीजिए कि चाइना के पास 40 गोल्ड मेडल होते तो फर्स्ट पे आ जाता। तो टॉप क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ने विद द 39 गोल्ड्स, चाइना ना 38 गोल्ड्स हैं, जापान ने थर्ड आपका क्या किया है, खत्म किया है 27 गोल्ड्स के साथ। इंडिया की अगर बात करें, इंडिया 48 नंबर पर आए, आपका 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज के साथ, टोटल मिला के 7 आपके कह रहे हैं बोल सकते हैं मेडल आए हैं। अच्छा, इस्लामिक न्यू ईयर 2021 ऑल यू नीड टू नो अबाउट द हिजरी न्यू ईयर। तो लिखा इस्लामिक न्यू ईयर 2021 के बारे में लिखा हुआ है कि इस वर्ष अगस्त के दूसरे सप्ताह में मुस्लिम लूनर कैलेंडर की शुरुआत होगी। इसे इस्लामिक न्यू ईयर, जिसे हिजरी न्यू ईयर भी कहा जाता है, यह दिन एक नए मुस्लिम लूनर कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है। इस्लामिक कैलेंडर में 12 महीने और 354 या 355 दिन होते हैं। यह ग्रेगोरियन कैलेंडर से लगभग 11 दिन छोटा होता है, यह आपने याद रखना है। बता दें कि इस्लामिक कैलेंडर में मुहर्रम पहला महीना है, जबकि धुल अल हिज्जा आखिरी महीना होता है। इस्लामिक कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर के विपरीत चंद्र चक्र लूनर साइकिल पर आधारित होता है। इस कैलेंडर के एक महीना 29 या 30 दिनों का होता है, जो चांद दिखने पर निर्भर करता है। सभी धार्मिक उत्सवों जैसे रमजान के महीने में उपवास, ईद उल फतर, हज यात्रा और महत्वपूर्ण घटनाओं की तारीखों की गणना इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार ही की जाती है। इस्लामिक नया साल 622 AD में पैगंबर मोहम्मद साहब और उनके साथियों ने मक्का से मदीना के प्रवास के साथ शुरू किया था। आने वाले नए साल यानी इस्लामिक न्यू ईयर 2021 को हिजरी 1443 एनो हिजरी कहा जाता है। इसका मतलब है कि पैगंबर मोहम्मद के प्रवास को 1443 साल हो चुके हैं। मुहर्रम के 10वें दिन को व्यापक रूप से असोरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है थाईलैंड बैन्स द कोरल डैमेजिंग सनस्क्रीन इन द मरीन पार्क। तो लिखा थाईलैंड ने सनस्क्रीन पर लगाया, वो क्यों, क्योंकि सनस्क्रीन जो होती है आपकी ना, इसमें कुछ ऐसे आपके केमिकल प्रोडक्ट पाए जाते हैं जो कोरल्स को क्या करते हैं, उनको ब्लीचिंग स्टार्ट कर लेते हैं, कोरल ब्लीचिंग स्टार्ट हो जाती है। और आप जानते हैं कोरल काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और इकोसिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होते हैं मैरीन लाइफ के लिए। तो लिखा थाईलैंड ने अपनी सभी मरीन नेशनल पार्क को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों से युक्त सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है। थाईलैंड के लिए लगातार चिंताएं बढ़ रही हैं क्योंकि पर्यटक धूप से सुरक्षा के लिए इन लोशन का इस्तेमाल करते हैं। ये लोशन धीमी गति से बढ़ने वाले मूंगों को नुकसान पहुंचा रहे। थाई संरक्षण विभाग ने कहा है कि आमतौर पर सनस्क्रीन में पाए जाने वाले 4 तत्व कोरल के लिए खतरनाक माने गए। ये तत्व कोरल लार्वा को नष्ट करने, प्रवाल प्रजनन में बाधा डालने और रीब्लीचिंग का कारण बनते हैं। प्रतिबंधित लोशन वे हैं जिनमें ऑक्सीबेंजोन, ये थोड़ा याद रख लेना कौन कौन से आपके एलिमेंट्स हैं। ऑक्सीबेंजोन हो गया, ऑक्सीनोसेट्स हो गया आपका, फिर आ गया आपका मिथाइल बेंजीन एल्डिहाइड कपूर और ब्यूटाटाइल पर्बेन। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना है आप लोगों ने। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर 100,000 बाट, जो बाट करेंसी आपकी थाईलैंड की है, ये थाईलैंड करेंसी है, ये थोड़ा दिमाग में रखना, थाईलैंड की करेंसी, ये थोड़ा दिमाग में रखना आप लोग। तो लगभग 1 लाख बाट का उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, जो लगभग 2100 यूरो के बराबर होता है। आपको बता दें कि इसी तरह के प्रतिबंध प्रशांत द्वीप पलाव और प्रशांत जो आपका पैसिफिक एक आइलैंड है पलाव, और अमेरिकी राज्य हवाई जो आपका मैंने अभी बताया था शुरुआत में, वहाँ पर भी इस तरीके के आपको बैन देखने को मिलेगा। अच्छा, अगर थाईलैंड की बात करें तो म्यांमार से भारत की बॉर्डर लगती है, उसके बाद आपको थाईलैंड ही देखने को मिलता है। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। ऊपर की तरफ आपको लाओस देखने को मिलेगा
जो आपकी लैंडलॉक नेशन है फिर वियतनाम देखने को मिलता है। नीचे की तरफ कंबोडिया आ जाता है, जिसका कैपिटल फोनम फेन। अच्छा, नेक्स्ट नीचे की तरफ आता है तो इसके नीचे आपका मलेशिया लगता है, ये आपने याद रखना है। एक तरफ है गल्फ ऑफ थाईलैंड, दूसरी तरफ है इंडियन ओशन, एक तरफ है अंडमान सी भी इस तरफ आपको देखने को मिलता है, तो ये आपने याद रखना है। तो ये आपका इस हफ्ते का जो वीकली करंट अफेयर्स था यहीं पे ख़त्म होता है। पार्ट 2 आपका सेकंड और लास्ट पार्ट था। इस वीडियो का पीडीएफ मैं व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों पे शेयर कर दूंगा। यूट्यूब में अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लेना और नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, जिससे जितनी वीडियो मेरे द्वारा बनाई जा रही हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती जाएँ। इसके अलावा हम फेसबुक पे भी, वहाँ पे भी आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी हम हैं, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।